स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के साइंस टू टेक्नोलॉजी वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे, ये मेरा पहला जो है लैब बेंच पावर सप्लाई हम बनाए हैं। तो चलिए इसको समझ लेते हैं और कॉन्टेक्स्ट जितना आपको अच्छा रहेगा उतना आराम से आप इसको रेप्लिकेट कर पाएंगे, इससे बेटर भी बना पाएंगे। तो चूँकि हम बहुत ज़्यादा इधर उधर खो सकते हैं इसलिए हम लिख के रखें। तो सबसे पहले समझिए करना क्या चाह रहे थे। बात था कि साइन लैब करके एक यूट्यूब है, मैं नीचे लिंक दे दूंगा। उन्होंने एक बहुत अच्छा लैब पावर सप्लाई बनाया, लेकिन इसको जब रेप्लिकेट करने का हम कोशिश की, ठीक है, हम बनाने की कोशिश की, जान निकल गया। और इसका सबसे बड़ा दिक्कत था कि इसमें ये LM317 का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर आप LM317 बहुत कॉमन ICF मार्केट में मिल जाएगा 10 से 50 रुपए के आसपास में, या बहुत हुआ तो 150 से नीचे ही मिलना चाहिए, आपको मिल जाएगा। बिकता है, काफ़ी कॉमन बिकता है, लेकिन वो वोल्टेज नीचे नहीं जाता है, मतलब वो 0 वोल्ट नहीं ले जाएगा। और लैब पावर सप्लाई में 0 जाना ज़रूरी है क्योंकि आप उस पर करंट कंट्रोल करते हैं। आगे उसके बाद बात करेंगे। तो वोल्टेज चाहिए था इनको नेगेटिव -1.25। हम ट्राई किए, करते करते जान निकल गया। और रहा बात, ये बंदा बहुत ही प्रो लेवल का है, तो इसने जो कंपोनेंट यूज़ किया है वो 1000 रुपये का है। मतलब इसमें एक IC यूज़ हुआ है, आपका समझ लीजिए LM334Z। ये कांस्टेंट करंट IC है, बहुत ज़्यादा महंगा है। मतलब जितना जितना मैं आपको लैब बेंच पावर सप्लाई है उतना में वो IC मिलेगा। मे भी उसके पास पहले से स्टॉक पड़ा हो या इंडिया में किसी कारण से इंपोर्ट के कारण महंगा पड़ रहा हो, बट बहुत ज़्यादा दाम था तो हम थक गए इससे। फिर हुआ कि ठीक है अपना बनाते हैं। तो सबसे पहले आप कुछ भी बनाने से पहले आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। बिना ऑब्जेक्टिव के ना तो आप जज कर सकते हैं, ना फाइनलाइज करते हैं, ना कंप्लीट कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव सिंपल लैब बेंच पावर सप्लाई बनाओ। अभी हम उस जगह पे नहीं है, उतनी इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं आती है कि एकदम प्रो बनाए। सिंपल। दूसरा, 0 वोल्ट पहुंचना है, वो रिक्वायरमेंट है। क्यों? बिना उसके आप करंट कंट्रोल नहीं दे सकते, क्योंकि करंट कंट्रोल होता नहीं किसी चीज़ में। सारा सबसे वोल्टेज कंट्रोल होता है। कि जैसे मान लीजिए आपने कोई डिवाइस लिया, जैसे मान लीजिए आप ये LED है, आप बोलते हो कि ये LED में 100 मिली एम्प जाना चाहिए। तो क्या होता है अगर 100 मिली एम्प से ऊपर चले जाता है, सर्किट करता क्या, सर्किट वोल्टेज घटाता है। तो अगर आपका वोल्टेज मिनिमम चला जाता है 1.25 से, उससे नीचे नहीं जाएगा, और 1.25 पे जैसे डेड शॉट है, करंट खींच रहा है, तब क्या करिएगा। इसीलिए 0 वोल्ट जरूरी होता है लैब पावर सप्लाई में। मार्केट में जो फाइनल बिक रहा है उसमें टेंशन नहीं है, लेकिन या तो कट ऑफ कर दीजिए, मतलब आपका डिटेक्ट हुआ कि सर वोल्टेज ज़्यादा ये करंट ज़्यादा खा रहा है, बंद कर दीजिए। लैब पावर सप्लाई में वैसे काम नहीं चलेगा, इसीलिए उसको 0 वोल्ट तक जाना ज़रूरी होता है। और हमको बिना नेगेटिव रेल के करना था, तो हम सोचे कि इसको हम बनाते हैं। तो सबसे पहला, कोई भी सर्किट, लैब पावर सप्लाई हो, मीटर हो, कुछ भी हो, कुछ भी आप लीजिएगा, उसमें एक वोल्टेज रेफरेंस चाहिए होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा कोर है, वोल्टेज रेफरेंस अच्छा से बना है, आगे आप बढ़ेंगे। वोल्टेज रेफरेंस नहीं है, आप गोल गोल घूमते रह जाएगा। तो वोल्टेज रेफरेंस के लिए बहुत लोग जीनर इस्तेमाल करते हैं। ये बंदा ने भी जीनर इस्तेमाल किया, जहाँ पे ये मेरे को सही में बड़ा हंसी लगा कि भैया तुम जीनर क्यों यूज़ कर रहे हो। थैंकफुली चूंकि SMPS बहुत कॉमन हो गया, इस तरह के आपको ICs मिलेंगे, जैसे कहते हैं प्रोग्रामेबल वोल्टेज रेफरेंस। ये है TL431, बहुत सस्ते में मिलता है, मतलब पैकेज में खरीदिएगा, एक दो ठो मत खरीदिएगा, पैकेज में खरीदिएगा, सस्ता मिलता है। और ये मेरा वोल्टेज रेफरेंस दे दिया, ठीक है, वो तो हो गया। अब हम मतलब मेरा इनपुट कुछ भी हो, जो कि मेरे पास एक ऑडियो पावर सब, ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं, ये बेसिकली ऑडियो एम्पलीफायर मैंने लिया था। स्पीकर का तो तबाही मच चुका है, तो हम बोले कि ठीक है इसको हम ही यूज़ कर लेते हैं। इसमें सारा चीज़ मेरा इसी के हिसाब से बनाया गया। ट्रांसफार्मर इसमें जो था 0 18 0 का था, 18 0 18 का था, तो उसी के हिसाब से हम सारा डिसाइड किया कि क्या इसमें करना है। अब ट्रिक ये आता है कि इसमें हमको पावर ये अडाप्ट ये मिल गया, मेन ट्रांसफार्मर मिल गया। और हम कोशिश कर रहे थे ज़्यादा सेकंड पावर सप्लाई नहीं बनाना पड़े। मतलब होता है बहुत सारा, अगर आप प्रो लैब ग्रेड का खोलिएगा तो उसमें एक वोल्टेज रेफरेंस होगा, एक IC और सर्किट को चलाने के लिए अलग पावर होगा, फिर एक मेन पावर होगा। उतना हम नहीं करना चाहते थे, सिंपल रखना चाहते थे। तो सारा चीज़ हम डिसाइड किए। LM358, LM358 बहुत ही सस्ता ऑप एम्प है। आपको LM358 यहाँ दिख रहा होगा, ये मार्केट में बहुत सस्ते में मिलता है और पूरा किट खरीद सकते हैं। मैंने 25 का खरीदा था, ज़्यादा महंगा नहीं आता है, वो खरीद लिया। उसके अंदर 2 ऑप एम्प होता है एक IC में। तो ऐसे करके हम पार्ट सिलेक्शन कर लिए, और जो मेन ट्रांजिस्टर है, मतलब मेन जो एनर्जी हैंडल करेगा, वो ये ट्रांजिस्टर है। ये इसमें पहले से लगा हुआ था, मतलब ऑब्वियसली ऑडियो एम्पलीफायर में होता है। आप ऑडियो वालों के पास जाइए, लैब लीनियर पावर सप्लाई का आधा से ज़्यादा सामान आपको मिल जाएगा। तो वैसे करके हम डिसाइड कर लिए कि ठीक है बनाना है। और जो सेकेंडरी ट्रांजिस्टर यूज़ किए थे वो है 2N2222,
ये सबसे कॉमन ट्रांजिस्टर है, बहुत सस्ते में मार्केट में मिलता है और 25-26 का पैक आपको मिल जाएगा बिना दिक्कत के। तो यही था मेरा टारगेट, एक सिंपल स्टेप 1, मैं एकदम क्लियर हूँ, स्टेप 1 है। मैं आप लोग के साथ पूरा स्कीमेटिक शेयर करूँगा, एक्सप्लेन भी करूँगा और फिर एंड में आपको मोटिवेट करने के लिए इसको खोल के दिखाऊंगा, क्योंकि इसको खोल के देखने के बाद आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, इतना ये कबाड़ दिखता है अंदर में, बट ऐसा ही होगा मार्क 1। बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाते हैं क्योंकि बहुत एक्सपीरियंसड है, 25 साल से डेव कैट काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसका कचरा भी बहुत चमकने वाला होता है। और जैसे अब यही साइन लैब का ही हम देखें तो उसका तो है, उसको इतना कॉम्प्लेक्स समझ में आ जाता है, लेकिन बात है कि स्टार्ट कहाँ से कीजिएगा, तो वहाँ पे हम आप लोग को गाइड कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। आप लोग इस स्कीमेटिक्स को लीजिए, गाड़ी खोलिए, उसके बाद आगे बढ़ते चले जाइए। ये स्टेप 1 है, गाड़ी काम करता है, मैंने टेस्ट कर लिया है। और चलिए अब हम आप लोग को इस पे जूम करके एक्सप्लेन करते हैं कि हो क्या रहा है, कैसे, मतलब मेन लीनियर पावर सप्लाई है। लीनियर पावर सप्लाई क्या होता है, वो बिजली लेता है ट्रांसफार्मर से जो भी आपका है और उसको घटा देता है, ये वेस्ट कर देता है एनर्जी को, इसीलिए इसे अब हम लोग यूज नहीं करते। लेकिन इसका फायदा ये होता है कि बहुत नॉइज फ्री होता है, क्योंकि स्विचिंग नहीं हो रहा है, टिक 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 स्विचिंग नहीं हो रही है मतलब मॉसफेट से, तो इसीलिए नॉइज बहुत कम रहता है। और अगर आप ढंग का प्रो ग्रेड भी खरीदिएगा, उसमें बस ये होता है कि बहुत बिजली बर्बाद ना हो। स्विच मोड पावर सप्लाई आपका वोल्टेज ले आएगा 1.5 वोल्ट तक, जो आपका आउटपुट टारगेट है उससे ऊपर, और फाइनल फिल्टरिंग आपका ये लीनियर पावर सप्लाई करे। तो लीनियर पावर सप्लाई समझना बहुत ज़रूरी है। आप मतलब मोबाइल के अंदर एसओसी है, उसको कैसे पावर कर रहे हैं, एसएमपीएस है, पागल है और नॉइस से काम करना बंद कर देगा। तो उसके अंदर एलडीओ होता है, लो ड्रॉप आउट रेजिस्टर रेगुलेटर। तो इसीलिए लीनियर सप्लाई आज कल भी बहुत इंपॉर्टेंट था, चांद पे इंसान गया उसी के भरोसे, आज भी उसी पे चल रहे हैं। तो समझना बहुत जरूरी है, इसे इग्नोर कर देना कि सीधे एसएमपीएस क्यों नहीं बनाते, स्टेप 1 के लिए वो सही नहीं है। स्टेप 1 आप वो समझिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग इसको, स्कीमेटिक्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। ये था साइन लैब का डिज़ाइन, इससे आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, लेकिन इसका ये मैं ज़रूर कहूँगा कि आप लोग स्टडी कर लीजिए। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, यहाँ पे ये 2 ऑप एम्प का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे शंट रेजिस्टर है बेसिकली। इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होता है ओम्स लॉ के कारण, उससे पता चलता है कि कितना करंट खा रहा है। लेकिन दिक्कत ये होता है कि इसको जनरली कम रखा जाता है, जैसे 100 मिली ओम्स है, तो 100 मिली ओम्स का अगर आप ये लगाते हैं तो वोल्टेज बहुत कम ड्रॉप होता है पर एम्प पे। तो उसको डायरेक्टली यूज़ करना जनरली रेकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि वो बहुत कम वोल्टेज है और वो आपका ऑप एम्प का नॉइस के आसपास रहने लगेगा। तो इसलिए उसको ये गेन स्टेज में डाला जा रहा है। ये 10x पे है, मेरे डिज़ाइन में ये 30x है। 10 to 30 या 50 तक आप जा सकते हैं, डीसी में उतना टेंशन नहीं है। ये गेन करके उसको बढ़ा देता है, यानी कि अब यहाँ पे जो मेरा मिली वोल्ट का सिग्नल होगा वो यहाँ 1 वोल्ट हो जाएगा। उसके बाद अब ये जाता है दूसरा ऑप एम्प में। ये कंपैरेटर है, मतलब कंपैरेटर की तरह काम कर रहा है। इसका सीधा एक काम है ऑन या ऑफ करना। अगर जो हम सेट किए हैं, जो करंट लिमिट सेट है, अगर सेट से नीचे ये कम खा रहा है, सेट से नीचे ये कुछ नहीं करेगा, चिल है, ऑफ है, कोई टेंशन नहीं है। शॉर्ट सर्किट हो गया, ज़्यादा खाने लगा, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप बढ़ा, ये बढ़ा के भेजा, ये देखा कि भैया ये दोनों में से कौन ऊपर है, ये ऊपर भागा, धड़ाक से ये इसको बंद कर देगा। यही डिज़ाइन मैंने अपने में फॉलो किया। तो चलिए अब देखते हैं हम अपना डिज़ाइन जो इसको हम बनाए। मैं एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये गाड़ी खोलने के लिए है, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लोग इसमें मिसाइल मार रहे हैं कि टाइम वेस्ट ना करें, आप इससे बेटर डिज़ाइन बना के शेयर कर दीजिए। ये सिर्फ गाड़ी खोलने के लिए है। तो ठीक है, यहाँ से मेरा पावर आ रहा है डीसी। मैं यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर का बात नहीं करूँगा, वो अलग डिस्कशन होगा। ओ बाय द वे, जब भी आप लोग ट्रांसफार्मर के साथ काम कर रहे हैं जिसमें 18-0-18 या ऐसे 15-0-15 हो, 12-0-12 हो, प्लीज़ फुल ब्रिज रेक्टिफायर मत इस्तेमाल कीजिए। वो पूरा बहुत मेहनत किया गया है कि सिर्फ हाफ रेक्टिफिकेशन से काम हो। और रहा बात, फुल ब्रिज रेक्टिफायर में 2 वोल्ट का लॉस होता है करंट ड्रॉ करने पे, हाफ में 1 का होता है, और वो उसी लिए बनाया गया है। ये इस पर आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो चलिए हम आपको डीसी लेते हैं। यहाँ पे डीसी जा रहा है मेरा, ये वीसीसी हो गया, वी आउट हो गया जो मेरा आउटपुट वोल्टेज होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ, 24 वोल्ट आता है जब ट्रांसफार्मर में कोई लोड नहीं है, और जब फुल्ली लोडेड हो जाता है ट्रांसफार्मर तो 18 तक उतर जाता है। ये सारे ट्रांसफार्मर के साथ होता है। वोल्टेज अनलोडेड बहुत ऊपर भागता है और लोड कीजिए तो बहुत नीचे आ जाता है, ये होता है। ठीक है, ये डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर है जो एक्चुअली उस मतलब यहाँ से जो एनर्जी आ रहा है उसको कंट्रोल करेगा। ये कैसे कंट्रोल कर रहा है, ये रेजिस्टेंस बढ़ा दे रहा है अपना। ये बीजीआईटी जो है अपना रेजिस्टेंस बढ़ा के हीट के तौर पे एनर्जी वेस्ट कर देता है और फिर आपको आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो ये कोर प्रिंसिपल है। एनर्जी आ रही है, ये रेगुलेटर उसको मतलब आपका मान लीजिए 24 आ रहा है, हम इधर 5 सेट किए हैं, बाकी को एज अ रेजिस्टेंस बर्बाद करके घटा दे रहा है आपका। ठीक है, फिर यहाँ पे हम वी रेफ बना है। वी रेफ यानी जो हम इसके बारे में बात किए थे, शायद दिख रहा होगा,
इस तरह के छोटे चाहिए, ये VREF है। तो VREF में मतलब समझ लीजिए यहाँ पे सर मैंने 2K कर दिया है, VREF आ रहा है, VREF को डिवाइड किया क्योंकि VREF 2.5 वोल्ट के लिए बनाया हुआ है, तो हमको 2.5 नहीं चाहिए था, 5 चाहिए था। 5 वोल्ट, इसको रजिस्टर डिवाइड कर दिए, 5 वोल्ट का अब आपका रेफरेंस सिग्नल हो गया। रेफरेंस सिग्नल जा रहा है मेरा पोटेंशियोमीटर पे। ये है मेरा पोटेंशियोमीटर, 10 टर्न का पोटेंशियोमीटर है, 150 रुपये तक का आता है। क्या आप नॉर्मल वो सस्ता वाला पोटेंशियोमीटर यूज़ कर सकते हैं? हाँ, आप सिर पिटना चाहते हैं तो कीजिए, मैं नहीं बताऊंगा एक्सप्लेन करके कि क्यों उसको नहीं इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सिर बहुत पिटिएगा। इससे बेटर है यही कर लीजिए, और ये हमको ज़्यादा कंट्रोल देता है। तो ये मेरा बन जाता है VREF। VREF जाता है पोटेंशियोमीटर, मतलब ये पोटेंशियोमीटर का एक लेग में जाएगा वो 5 वोल्ट, दूसरा जाएगा ग्राउंड 0। तो यहाँ पे 5 वोल्ट है, यहाँ 0 है, यहाँ 5 वोल्ट है, यहाँ 0 है। ये मेरा सिग्नल हो गया। अब ये सिग्नल जा रहा है मेरा पहला ऑप एम्प में। ऑप एम्प जो मेरा वोल्टेज रेगुलेटर है। तो ऑप एम्प को चाहिए दो चीज़ है कि आपको सिग्नल आपने दे दिया, जैसे मान लिया यहाँ पे आपने 3 वोल्ट कर दिया, वो सिग्नल हो गया, बल्ले बल्ले। सिग्नल के बाद सर ऑप एम्प को चाहिए होता है फीडबैक। अगर उसको पता ही नहीं तो क्या करेगा वो, तो वो नाप रहा है ये साइड से। यहाँ पे मेरा डार्लिंगटन है, ठीक है, डार्लिंगटन यहाँ पे मेरा एनर्जी खत्म कर देगा, लेकिन नापोगे कैसे? तो नापने के लिए ये वोल्टेज डिवाइडर इस्तेमाल हो रहा है। ये 3:1 है, ये 10 के है, 5 है, तो यहाँ पे 3:1 घट के ये फीडबैक हो जा रहा है, तभी मैं 5 to 15 कर पा रहा हूँ। मतलब मेरा टारगेट था 15 वोल्ट और सिग्नल है मेरा 5 वोल्ट। ये डिवाइड कीजिए, ये आपको रेजिस्टेंस का यहाँ पे रेशियो मिल जाएगा। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ 10 के रखें, आप 15 के कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा चाहते हैं तो वो आप पे है। तो मेरे डिज़ाइन में मैंने इसको यहाँ 10 और 5 रखा है। यहाँ पे अब मेरे को वोल्टेज डिवाइडर के तौर पे आउटपुट आ गया। ये दोनों को ऑप एम्प कंपेयर करेगा और उसके हिसाब से ये सिग्नल भेजेगा। ये सिग्नल इसको कंट्रोल करता है, डार्लिंगटन पेयर को। यही है वोल्टेज कंट्रोल, बस यही है। मेरे पास एक रेफरेंस आया, रेफरेंस को हम यूज़र इनपुट यानी कि इससे कम बेसी कर लिए, मतलब कि ये 0 to 5 का 5 ऊपर है, 0 नीचे है, आप बीच में कहाँ रख रहे हो पोटेंशियोमीटर, उसके हिसाब से आउटपुट आ रहा है, आउटपुट आ गया, ठीक है। अब ऑप एम्प करेगा क्या? वो डार्लिंगटन को चलाएगा। डार्लिंगटन को चलाने के बाद उसको पता कैसे चलेगा कि सही किया है कि गलत? तो वो ये वोल्टेज डिवाइडर में आएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, वोल्टेज डिवाइडर ऐसे खुले में काम नहीं करता है, हमेशा उसमें मिनिमम लोड होना चाहिए। तो यहाँ पे हम 10 किलो ओम का एक रजिस्टर लगा दिए जो मिनिमम लोड का काम कर रहा है, और उसके बाद आपका वी आउट रहेगा। तो ये हो गया मेरा वोल्टेज कंट्रोल। ये सबसे सिंपल है। अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ में, कोई दिक्कत नहीं, यही बनाइए। मतलब ऑप एम्प अगर आप देखिएगा LM358 में आपको एक ऑप एम्प है, दूसरा ऑप एम्प है, एक ऑप एम्प से आपका काम हो जाएगा। मैंने ऐसे ही करके टेस्ट किया था कि ये प्रिंसिपल काम करता है कि नहीं। और हाँ, आप ऑलमोस्ट 0 वोल्ट तक जा सकते हैं। मैं ऑनेस्टली बताऊंगा तो ये 0.003 तक जा पाता है प्योर 0 नहीं जाता, वो थोड़ा सा ऑफसेट है ऑप एम्प में। बट हाँ, मतलब आप जनरली जितने मीटर में नापिएगा 0 काफ़ी है। और उसमें अगर करंट फ्लो भी होता है और वो मतलब जो लीकेज करंट है वो इतना कम है कि माइक्रोवाट्स है, तो मतलब इट्स लाइक उससे उतना कुछ होता नहीं है। प्योर 0 तो मुश्किल है, मतलब महंगा ऑप एम्प करने पे आ जाएगा, लेकिन ठीक है, आई एम हैप्पी विद दैट। और हाँ, बाय द वे, जब तक आप मीटर मिली वोल्ट में नहीं सेट कीजिएगा दिखेगा भी नहीं। तो ये आपका हो गया वोल्टेज कंट्रोल। और यहाँ पे एक कैपेसिटर डालें, ये समझना बहुत जरूरी है। बहुत लोग आपको वार्निंग देंगे कि LM358 आप डायरेक्ट यूज़ करोगे ऑसिलेट करेगा, तो ये कैपेसिटर का वही काम है, उस ऑसिलेशन को चिल करना। आपको पता ही होगा कि कैपेसिटर हाई फ्रीक्वेंसी को शंट कर देता है, यानी डीसी है कैपेसिटर इज अ ब्रेक, वो कनेक्टेड नहीं है, लेकिन एसी होने पर हाई फ्रीक्वेंसी लूप कर देता है, यानी कि जो वी इन मतलब आई इन नेगेटिव पिन जो है और आपका आउटपुट जो है उसकी एनर्जी उसी में शंट कर देता है, तो ऑसिलेशन डैम्पन हो जाता है। ये ऑप एम्प के साथ आपको कैपेसिटर लगा के कई बार उसे चिल कराना पड़ता है। तो ये हो गया मेरा वोल्टेज कंट्रोल लूप। यहाँ से मेरा एनर्जी आया रॉ से मैंने पहले VREF निकाला, VREF से पॉट में डाल दिया, पॉट से आउटपुट ऑप एम्प का इसमें गया, इन प्लस में गया। फिर यहाँ वोल्टेज डिवाइडर लगाया, वोल्टेज डिवाइडर से इन माइनस पे है। आउटपुट जो है डार्लिंगटन को कंट्रोल किया है। डार्लिंगटन आपको पता ही होगा कि मैंने डार्लिंगटन खुद बनाया, मतलब 2N222 से डाला है और D1047। ये रजिस्टर हम इसलिए डालें कि ये डिस्चार्ज अच्छे से हो सके, उतना ज़रूरी नहीं है। और बाय द वे, ये डार्लिंगटन पेयर ट्रांजिस्टर आप सीधा खरीद सकते हैं, ज़रूरत नहीं है कि आप इसको बनाएं इसके तरह करके। और ये डायोड दिया जाता है कि अगर कुछ यहाँ कैपेसिटिव लोड है तो बाउंस बैक कर जाए, मतलब सेफली, बिना आपका बूम बाम बिडम किए। इसीलिए LM317 का डिज़ाइन में भी अगर आप देखिएगा तो जैसे ये LM317 का डिज़ाइन है, उसमें भी एक डायोड दिया गया है। आप किसी का भी डेटा शीट देखिएगा, हमेशा बोला जाता है कि डायोड रखो सेफ्टी के लिए। तो ये हो गया मेरा कोर स्ट्रक्चर।
ठीक है, यहाँ तक कोई भी बना लेगा, कोई टेंशन नहीं है, और आप ज़्यादा लोड नहीं लेना चाहते, यहीं से गाड़ी खोल लीजिए। उसके बाद होता है करंट कैसे कंट्रोल करें। करंट कंट्रोल में भी वही है कि मेरा यहाँ पे पोटेंशियोमीटर आ गया का 5 है, 0 है, पोटेंशियोमीटर आउटपुट दे रहा है, ठीक है। अब रहा बात करंट नापना, सबसे पहला काम है। तो करंट नापने के लिए करंट शंट है मेरा यहाँ, ये 100 मिली ओम्स का। ये थोड़ा सा हाई पावर रजिस्टर होना चाहिए, जैसे मतलब इस तरह के, मतलब ये थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गया, बट जनरली ऐसा ही आपका हाई वोल्टेज के आसपास का होना चाहिए, ताकि क्योंकि इसमें वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, वो गर्म होगा, तो इसीलिए जनरली 5 वाट वाले से काम हो जाएगा। 100 मिली ओम 5 वाट वाला आपको 20 से 30 रुपए का मिल जाता है मार्केट में। फिर उसको मैंने लिया, 3K किया, 100K किया, 3K किया, 100K किया, ये 30x का गेन दे दिया। ये हाँ, इसका मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो रहा था, क्योंकि मैंने गलती ये कर दिया था, जो ये पॉजिटिव साइड है, यानी जो साइड हायर रहता है वो हम वी इन नेगेटिव में डाल दिए थे। नहीं चलेगा, वैसे टेक्निकली चलना चाहिए डिफरेंशियल होने के कारण, बट नहीं चला था। और बहुत सारे डिज़ाइन में हम चेक किए कि ऑप एम्प का जो पॉजिटिव है वो हमेशा हायर वोल्टेज पोटेंशियल में रखिए, ज़्यादा स्टेबल रहता है। या तो इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर यूज़ कीजिए। तो ये हम एम्पलीफाई कर लिए 30 से, ये ग्राउंड है, ये 100 है, ये 3K है, ये 3K है, ये 100 है, जो आउटपुट पे वापस करेगा, और फिर ये आउटपुट गया दूसरे ऑप एम्प में, ठीक है। यहाँ तक आपने जो भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था उसको मल्टीप्लाई बाय 30 किए, ये ऑप एम्प का काम हो गया, ठीक है। दूसरा ऑप एम्प एज ए कंपैरेटर कर रहा है, यानी जो इस डिज़ाइन में ये काम है कंपैरेटर वाला, ये कंपैरेटर का काम आपका कर रहा है। अच्छा ठीक है, कंपैरेटर कर लिया, ऑन ऑफ आ रहा है, तो कंपैरेटर के पास 2 इनपुट आता है। पहला इनपुट आ रहा है आपका पोटेंशियोमीटर से आ गया, उसके बाद ये वी इन में, और प्लस जो है इसका, उसमें वो नाप रहा है। वो नाप कहाँ से रहा है, वो पहला ऑप एम्प का आउटपुट से वो नाप रहा है। इसका क्या हो रहा है, वो नाप ले रहा है, ठीक है। मतलब अगर आपका ये सेट किया हुआ है भैया 1 एम्प तक देने दो, नंबर आप समझ लीजिए 1 एम्प तक देने दो, ये देख रहा है कि भैया सिर्फ 0.5 जा रहा है, उसको कोई टेंशन नहीं है। और उसको कैसे पता है 1 एम्प क्या है, 1 एम्प नहीं पता है, उसको पता है वोल्टेज, इसीलिए यहाँ हम गेन लगाए हैं। ये गेन का काम वही है। ये बिना गेन के भी लोग सर्किट बना देते, बट रिकमेंडेड नहीं है। गेन में वही फायदा होता है कि आप सेट कर सकते हैं कि यहाँ 1 मिली वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, इसका मतलब है 10x कर दो, 1 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, दैट इज 1 वोल्ट इक्वल्स 1 एम्प। तो आप यहाँ एक बड़ा रेजिस्टर लगा सकते हैं, ताकि ये वोल्टेज डिवाइडर हो जाए, और उसके बाद आपको डायरेक्ट वो सही वोल्टेज मिल जाए। और कंपैरेटर सिर्फ देखेगा कौन ऊपर कौन नीचे, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं करता है। अब ठीक है, उसने डिटेक्ट कर लिया कि सर यहाँ शॉर्ट हो गया, ज़्यादा करंट खा रहा है, क्या करेगा। एम्पलीफायर के सिग्नल आ गया, सिग्नल के बाद ये बोला कि सर कुछ गड़बड़ है। अब ये करेगा, सिग्नल आउटपुट भेजेगा। ये आउटपुट भेजेगा एक कैपेसिटर है ऑसिलेशन दबाने के लिए, एक रजिस्टर में। और बाय द वे ये बहुत मतलब ऑप एम्प जलाने के बाद समझे, कभी भी ऑप एम्प का आउटपुट डायरेक्ट ट्रांजिस्टर में मत डालिए। ट्रांजिस्टर बहुत खा सकता है, ऑप एम्प का आउटपुट उतना डिज़ाइन नहीं है बहुत लोड देने के लिए, वो जल सकता है। मैंने एक उड़ा दिया है। इसमें भी यहाँ पे 2K का जो रजिस्टर दिया है वो वही है, थोड़ा सा चिल रहो। तो ये चलाता है 2N को, और ये वोल्टेज का पॉट का जो सिग्नल है उसको शंट कर देता है ग्राउंड पे। यानी कि अब जो वोल्टेज रेगुलेटर है वो सोचता है कि मुझे जीरो सेट किया, यूजर ने नहीं किया है, फीडबैक ने कर दिया कि भैया तुम जीरो हो जाओ। ये जीरो हो जाता है, यहाँ पे सारा सर्किट कंप्लीट। ये सबसे सिंप्लीफाइड आपका ये है, क्या बोलते हैं, लीनियर पावर सप्लाई आपका सबसे सिंपल है। तो एक बार सीधा समझिए, आप वीरेफ निकाल रहे हैं, जीनर से भी कर सकते हैं, मैं मना करूंगा जीनर से करने से, क्योंकि ये बहुत सस्ता है। दूसरा, ये ज़्यादा किसी भी वोल्टेज का बना सकते हैं। और यहाँ पे आपने 2 पोटेंशियोमीटर लिया, पोटेंशियोमीटर से आपका 2 सिग्नल आ रहा है। सिग्नल जा रहा है सबसे पहले वोल्टेज ऑप एम्प में, वोल्टेज ऑप एम्प बोल रहा है कि भैया हम आपका कंट्रोल करेंगे डार्लिंगटन को। सिग्नल कहाँ से आ रहा है, सिग्नल आ रहा है आपका ये रजिस्टर डिवाइडर से। थोड़ा सा करंट हमेशा फ्लो होना चाहिए, नहीं तो ये वोल्टेज डिवाइडर फ्लोट करने लगेगा, इसीलिए मिनिमम लोड के लिए एक रजिस्टर डाल दीजिए। बहुत बड़ा भी डाल सकते हैं, 100K भी डाल सकते हैं, मतलब एकदम मेगा ओम गीगा ओम मत डाल दीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा उसको चाहिए होता है, ताकि यहाँ सिग्नल स्टेबल रहे। सिग्नल आएगा, सिग्नल से वो नाप लेगा कि भैया यूज़र बड़ा है कि आउटपुट बड़ा है। और यहाँ 5 है और यहाँ 15 कैसे हो रहा है, वो यही रजिस्टर डिवाइडर जो हम दिए हैं, ये आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। और मैंने इसमें कोई भी सेकंड पावर सप्लाई नहीं डाला, क्योंकि ये जो LM358 है ये अप टू 30 वोल्ट हंसी खुशी ले सकता है सिंगल सप्लाई रेल में। और मेरा ट्रांसफार्मर का अनलोडेड वोल्टेज 24 तक ही जाता है, ये बहुत ज़रूरी है। आप सोचेंगे ना, अच्छा मैं 24 वोल्ट का ट्रांसफार्मर लूँगा, दिक्कत यह है कि उस अनलोडेड केस में वो आराम से भाग सकता है। कितना भाग सकता है, कोई बड़ी बात नहीं होगी कि अगर वो 35 छू दे, तो ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। तो इसका जैसे आप देख रहे हैं VCC पिन है, और जो ग्राउंड पिन है ग्राउंड में जा रहा है, VCC डायरेक्ट मैंने VCC में दिया है। और यहाँ पर अभी आउटपुट में नहीं दिया, आउटपुट जीरो आप कर सकते हो तो ये ऑप एम्प बंद हो जाएगा, इसीलिए वो VCC से फीड किया जा रहा है। ये गेन है, जैसे इस डिज़ाइन में आप इस डिज़ाइन में देखोगे तो ये गेन सिर्फ आपका 10K है और 100K है, वो आपका 10x का हिसाब से बनाया गया था, क्योंकि ये 1 एम्प का डिज़ाइन है।
मेरा डिज़ाइन में हम 3 एम्प रखना चाह रहे थे, तो इसीलिए उसको 30x कर दिया। और आपको लिमिट करना है, जैसे मान लीजिए ये तो मैंने 3 एम्प के हिसाब से बनाया है, आपको लग रहा है कि यार करंट ज़्यादा खींच रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप एक रजिस्टर लगाइए जो आपको लेवल लॉक करने दे। या आइडियली अगर आपको दोनों घटाना है एक साथ, कि भैया वोल्टेज भी ज़्यादा जा रहा है, करंट भी ज़्यादा जा रहा है, आप ये वी रेफ को कंट्रोल कीजिए। नहीं तो आपको, मान लीजिए आप खुश हैं, आप करंट से बहुत खुश हैं और आप खुश नहीं है कि वोल्टेज थोड़ा ज़्यादा भाग रहा है, मतलब आपको रेगुलेशन चाहिए, तो आप यहाँ पे एक रजिस्टर लगा सकते हैं। इसीलिए बहुत सारे पावर सप्लाई में आपको यहाँ पे एक ट्रिमर दिखेगा। ट्रिमर का काम वही होता है कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट कर सकते हैं। और बाय द वे लोअर लिमिट भी कई बार डालना होता है। जैसे मान लीजिए एलईडी को कोई उतना फर्क नहीं पड़ता कि अगर आप इसको बहुत लो वोल्टेज दीजिए, या तो ये चलेगा या तो नहीं चलेगा। माइक्रो कंट्रोलर जल सकता है, तो माइक्रो कंट्रोलर के साथ आप काम कर रहे हैं तो आप यहाँ ये कर सकते हैं, लोअर वोल्टेज लिमिट सेट कर सकते हैं कि देखो भैया कुछ भी होगा, हम बहुत नीचे नहीं आने देंगे इसको। मान लीजिए जैसे कि आपका सेटिंग है कि सब कॉइन सेल पे पावर है और आप 0.9 वोल्ट से नीचे नहीं आने देना चाहते, तो यहाँ पे आपका दूसरा पोटेंशियोमीटर लगा के आप ऐसा कर सकते हो कि ये किसी भी हालत में 0.9 से नीचे नहीं जा पाए। ये सब किया जाता है। और ये सर्किट बनाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसको डिजिटल आप बना सकते हैं। आपको क्या, ठीक है पोटेंशियोमीटर से कर लिए, हम खुश हैं, बल्ले बल्ले, लेकिन ठीक है सर वो तो बेसिक हो गया, आप थोड़ा चमका जाए, चमकने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। ऑप एम्प का यही फायदा होता है। आप ये जो वोल्टेज पॉट का आउटपुट है, इसको आप डाल दीजिए एक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, एडैक्स है, एडीसी से। तो एडीसी का काम होगा कि आपका माइक्रो कंट्रोलर 0 to 5 वोल्ट सेट रहता है जनरली, उसमें आप एडीसी को बोल दो भैया 3 वोल्ट दो, वो एडीसी उतना दे देगा। अच्छा, एडीसी आउटपुट दे दे रहा है, इनपुट कैसे लेगा? तो इनपुट के लिए आपको ये चाहिए डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, सॉरी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर ए टू डी चाहिए। ए टू डी यहाँ पे आपका पढ़ेगा, ये दोनों वोल्टेज उसके पास फीडबैक आ जाएगा कि कितना है। और इसीलिए 5 वोल्ट पे हम बाय द वे सारा चीज़ सेट किए हैं कि आपका जो मार्केट में मिलता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, वो आपको आराम से एक चैनल चाहिए रीड के लिए, यहाँ पे जो आपको वोल्टेज रीड करेगा, दूसरा रीड चाहिए ये जो आपका इस जगह पे रीड चाहिए, ये रीड करके आपको अलाउ कर देगा कि हाँ भाई कितना मेरा करंट हो रहा है, ये बता देगा कितना वोल्टेज जा रहा है। और कंट्रोल करने के लिए ये आपका एडीसी यहाँ पे आउटपुट एक रखिए, एक दूसरा एडीसी ये वाला पॉट का एडीसी पे रख दीजिए, ये पूरी तरह से डिजिटल हो जाएगा। और रिएक्शन स्पीड कंप्यूटर पे नहीं है, रिएक्शन स्पीड ऑप एम्प में, ऑप एम्प बहुत तेज होता है, मिसाइल बनाया जाता था पहले इसी से, इतना तेज होता है ये। तो ये था मेरा पसंद से, हम छोटा सा डेमो दिखा देते कि एक्चुअली चल रहा है और आप लोग को थोड़ा सदमा दे देते हैं इसको खोल के दिखा के, ताकि आप लोग को मोटिवेशन मिल जाए कि भैया कचरा ही दिखेगा पहला वाला, उसमें शर्माना नहीं है, बनाना है, उसके बाद फिर मार्क 2 मार्क 3 बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स टर्न इट ऑन। This is voltage, this is current, this is constant voltage, this is constant current. Output is 0, this is the switch. Turn on the switch, ta-da! The voltage goes to 15. This is 10-ton pot. I can keep reducing. As you can see, the voltage is going down. Voltage is going down here also. Keep dropping the voltage. This is very slow. That's why I'm using this. Refresh rate of this monitor is a bit slow. But ta-da! 0, and it is almost like 0.003, so it's a very decent 0. And again I can turn on some LEDs for testing purposes. Let's see, let's just see whether it works or not. I think I have to increase the voltage. Ta-da, ta-da. I'm pretty sure it's capturing camera. So negative, positive, ta-da. Current was also showing. This is basically 9 voltage. This is a 12 volt LED. It should start at 9 volt. So let's see, let's increase the voltage to, it's a 12 volt cob, so that's why I'm expecting that. Oh damn, this puppy is bright. This puppy is bright. So did it get hot? No. Damn.
So that's the whole point of having voltage and current control. And again, I can set a current too low, current control, that it will drop the voltage automatically, because tada, that's the whole point. So current control also works if I push it too much, like for example, and if I short it, let's see what happens. Tada. Oh, this is one side effect of having basically 10 turn per hour. It does take some amount of time. So let's see how much current I get. Let's reduce it a bit. This time I'm only getting wire. That's the whole point. Current control is working. Ta-da. So this is how the system works. All thing is well. Again, lot of more love needs to be put into this to make it like a pro grade situation, but so far so good, and I'm happy with it. Again, now let me show you the inside of it. तो ये है ख़तरनाक चीज़ जो आप देख सकते हैं, और इसीलिए बोल रहे थे कि इसका वायरिंग बहुत ही ज़्यादा खौफनाक बना है। बहुत टाइम लगा था हमको ये एलईडी सेटअप करने में, और ये एलईडी स्विच में भी दिया हुआ है ताकि स्विच ऑन ऑफ होने पर। और थैंकफुली हम ये सॉकेटेड पावर यूज़ कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें फ्यूज़ भी है, वो आपको आराम से मिलता है मार्केट में, आप ले सकते हैं। और चूँकि हम यहाँ पे 2 डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर यूज़ कर रहे हैं, इसमें जगह 4 का है, हम 2 यूज़ कर रहे हैं, तो हमको यहाँ पे बैलेस्ट रजिस्टर लगाना पड़ रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 छोटा छोटा, ये बैलेस्ट रजिस्टर है, ये दोनों को बैलेंस कर देता है, नहीं तो एक रन अवे होके ओवरलोड हो सकता है। इस मतलब अगर एक का पावर में रहे तो भी 2 या 4 लगाइए ताकि डिस्ट्रीब्यूटेड रहे। और ये मैंने देख सकते हैं, ये मेरा ब्रिज रेक्टिफायर है, दिखेगा नहीं। ब्रिज रेक्टिफायर अलग से बनाए थे, ज़रूरत नहीं है। एंड आई थिंक ये वायर इतना पतला, इसी के चलते मेरा बहुत वोल्टेज ड्रॉप होता है हाई करंट पे, बट ठीक है, इसको भी ठीक किया जाएगा। खैर मार्क 1 में ऐसा ही कबाड़ दिखता है, उसके बाद आप मार्क 2 मार्क 3 बनाते बनाते एक्सपीरियंस बनिएगा। इसीलिए हम दिखाना चाह रहे थे कि भाई इसको इस तरह का कई बार कीजिएगा, तब जाके फाइनली एक फाइन ट्यून्ड आउटपुट मिलेगा। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, अपना समझ के बनाइए, जैसा भी बनता है बनाइए, शेयर कीजिए, सीखिए, समझिए, आगे बढ़िए। और इस हिसाब से दोबारा मुलाकात होगी अगले वीडियो में।